Hello students, my name is Shipra Gupta from SKLGD Public School. Today I am going to start the first chapter of Political Science, the Indian Constitution. कि सबसे पहले मैं आपको आज इस चैप्टर में बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड किसी भी कंट्री को क्यों होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के लिए स्मूथली तरीके से चलाने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की नीड इसलिए होती है, अगर किसी भी कंट्री के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो वो कंट्री स्मूथली तरीके से क्या नहीं हो पाएगी, चल नहीं पाएगी और लोगों को अपनी पावर का पता नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी जो सिटीजन्स होते हैं उनको अगर राइट्स देते हैं तो उसके अलावा जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनकी कुछ अपनी कंट्री के लिए क्या भी होती है, ड्यूटीज़ भी होती हैं। जिस तरह से हमारे फैमिली के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं अपनी फैमिली को स्मूथ करने के लिए, चलाने के लिए क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप गेम्स में कोई भी गेम्स अगर आप खेल रहे हो तो हर गेम्स की क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो हर प्लेयर्स है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, उसको पता हो किसी भी गेम को अगर हम खेल रहे हैं तो वो गेम कि ये रूल्स हैं और इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं खेलेंगे तो हम आउट हो जाएंगे। जिस तरह से आप स्टंप में, आपको पता है क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपकी जब बॉल स्टंप में लग जाती है तो आपको पता है कि आप आउट है। जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि हमें पैड से ही किक करना है, हमें हैंड से किक नहीं करना है। अगर हम हैंड से किक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारे जो हम हैं वो आउट हो जाएंगे। इसी तरह से हर कंट्री के लिए अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट इन द प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट जो कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ का अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कितने टाइप्स का भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रिटन और अनरिटन होता है। और अगर हम वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं कि हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर बनाया गया था, तो वो अमेरिका में बनाया गया था। और अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन को ही वर्ल्ड के अदर कॉन्स्टिट्यूशन की जननी भी कहा जाता है। अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी की बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो बेस्ट जो चीज़ें थी, उनसे बेस्ट जो रूल्स थे उनको लेकर बनाया गया था। तो इसी में हम आगे देखते हैं आखिरकार हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी हमें नीड क्यों होती है। टुडे तो हम सबसे पहले देखते हैं, टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी जो वर्ल्ड की कंट्री, सबका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सभी कंट्रियों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज दैट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेसी। और ये भी जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रियां हैं, सभी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक ही है, डेमोक्रेसी ही है, तभी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नहीं, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि चाइना क्या नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स द सर्वरल पर्पज, कई पर्पज से हमारी सर्व करता है। द फर्स्ट, इट द ले आउट द सर्टेन द आइडियल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट द सिटीजन इंस्पायर टू लिव इन। कॉन्स्टिट्यूशन में वही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो वहाँ के जो सिटीजन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री इस तरह की होनी चाहिए, हमारी कंट्री में इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, सिटीजन्स को ये पावर मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती। और जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा होता है वही क्या होता है, वहाँ पर फॉलो करना होता है। किसी भी कंट्री में जो भी रूल्स बनाए गए हैं कि हमारे कंट्री के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, तो वहाँ उस कंट्री के लिए वही क्या होते हैं, वहाँ पर वो रूल्स जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। पुट अनदर वे, ये कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का क्या नेचर है। जो भी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, कंट्री इज़ द यूजुअल द मेड ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़। हर कंट्री क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बनी होती है। ऑफ द पीपल हु शेयर द सर्टेन बिलीव्स
बट नॉट द नेसेसरली एग्री टू इन ऑल इशू। ज़रूरी नहीं है कि हर इशू पे ही वो निश्चित हो। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे इंडिया में 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग द डिमांड द कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग हुई थी 1934 में। और वहाँ पर नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने डिमांड की थी कि हमारा इंडिया का अपना वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने डिमांड की थी कि हमारा अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ये डिमांड उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में की थी। दिस द असेंबली फॉर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ये कहा था कि हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मीन्स हम इंडियंस ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे और इंडिपेंडेंट जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ही बनाएंगे। एंड गेन द मेमोरी एंड कन्वेड द दिसंबर। और दिसंबर में क्या हुआ था, 1 दिसंबर को तो फोटो ये पेज दिया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीन्स होता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो सारे मेंबर्स आए थे जिनको क्या किया गया था, जो अलग पूरी कंट्री के अलग अलग प्लेस से जिनको क्या किया गया था, चूज़ किया गया था। और जो कहाँ पर आए थे, जो हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पर आए थे। और वो कितने मेंबर्स थे, वो टोटल 300 मेंबर थे बिटवीन। और ये मेंबर्स को ये बहुत बड़ा काम दिया गया था, उन्हें क्या करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ड्राफ्ट करना है जो पूरी कंट्री के लिए क्या हो, यूजेबल हो, जिसमें किसी भी सिंगल अगर जो पर्सन है कंट्री के, उनके लिए भी वह कैसा होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। तो बिटवीन 1 दिसंबर से लेकर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूट फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। और किसके लिए वह बनाया गया था, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वो क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। फ्री टू शेप एंड डेस्टिनी एट द लास्ट आफ्टर द 150 ईयर्स। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया पर कितने लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 200 ईयर्स तक रूल किया था। और उन्होंने जो हमारे इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वो कैसे बनाए थे, उन्होंने अपनी बेनिफिट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, वो इंडियंस के बेनिफिट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाते। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी नियम अपने बनाते थे वो किसके बेनिफिट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। तो हमारे इंडियंस लोग जब उस टाइम पीरियड को वो लोग उन चीज़ों को जब सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने सोचा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो हम इंडियंस के लिए बेनिफिट होगा, जिसमें हम इंडियंस को प्रॉपर राइट प्रोवाइड किए जाएंगे, हम इंडियंस को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, हम इंडियंस को फ्रीडम प्रोवाइड की जाएगी, हम इंडियंस का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें क्या की गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए सिचुएशन इन नेपाल। एक नेपाल की एक स्टोरी के थ्रू हम सिचुएशन बताते हैं। नेपाल वाज ए मोनार्की, एक ऐसी कंट्री था, मोनार्की कंट्री था। अगर हम प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसमें जो पावर प्रोवाइड की गई थी कि आखिरकार जो फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो किसके हाथ में रहेगी, राजा के हाथ में रहेगी। लेकिन वहाँ के लोगों ने वो चीज़ों को क्या नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। और उन्होंने उन चीज़ों को कई डिकेड्स तक वो लोग क्या करते रहे थे, वो डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे थे कि नहीं, हम राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फाइनल में क्या होता है, फाइनली द सक्सीडेड द पुटिंग एंड द पावर ऑफ द किंग की जो पावर उसका एंड कर दिया जाता है। नाउ द पीपल हैव टू राइट, और लोग क्या होते हैं, लोगों को राइट मिल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश इन नेपाल, कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर किसके हाथ में रहेगी, पीपल के हाथ में रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द मिसयूज पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें इसलिए लिखी जाती हैं कि आखिरकार एक पीएम है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक जज है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आईएएस ऑफिसर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एक चीफ मिनिस्टर है, उसकी क्या ड्यूटीज़, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक सिटीजन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। इस कारण से कोई भी अपनी पावर का क्या ना कर पाए, मिसयूज़ ना कर पाए। एक स्टोरी इसमें दी गई है, स्टोरी आपकी बुक में है, आप इसको पढ़ लेना। इसमें क्या दिया गया है, सुरेश इस एक क्लास का एक मॉनिटर है। अगर हम उसकी बात करें तो वह बुल्ली बॉय है। उसकी उसकी जो टीचर होती है उसको अर्जेंट कोई काम आ जाता है तो वो क्लास से चली जाती है और सुरेश को मॉनिटर बना के जाती है। वहीं अनिल एक बहुत सीधा साधा इनोसेंट बॉय है और सुरेश जो होता है वो उसको परेशान करता है
और जबकि अनिल कहता है कि मैंने कुछ, तो वो सुरेश उसको परेशान करता है, तो अनिल जब कहता है कि आप तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो सुरेश कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम मैम से आपकी शिकायत कर देंगे। जब मैम आती हैं तो वो मैम से झूठी अनिल की शिकायत कर देता है और कहता है कि मैम ये जो क्लास में बहुत इनडिसिप्लिन जो है वो क्रिएट कर रहा था और बहुत लाउडली तरीके से शोर कर रहा था, तो उसके पास पावर थी तो उसने अपनी पावर का क्या किया, मिसयूज़ किया। इस कारण से और मैम किसको पनिश कर देती हैं, अनिल को पनिश कर देती हैं, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था। अनिल को पनिशमेंट मिलता है कि आपको 100 टाइम्स लिखना है कि मैंने क्या नहीं किया था, ओबे, डिसओबे किसकी किया था, मॉनिटर की थी। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी अपनी पावर का क्या ना कर पाए, मिसयूज़ ना कर पाए। एग्जाम्पल ऑफ द डोमिनेशन एंड द मेजॉरिटीज़ में होता है कि अगर जो ग्रुप मेजॉरिटी में है तो हमेशा ऐसा ना हो कि वो ग्रुप जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो डोमिनेंस ग्रुप्स है, उसको वो क्या करे, उसको वो हमेशा उसको निगलेक्ट ना करे। जो एक क्लास की टाइम पीरियड्स बताया जा रहा है, एक क्लास है जिसमें 40 बॉयज़ हैं और 10 उसमें गर्ल्स हैं। जो गर्ल्स हैं वो हॉकी खेलना चाहती हैं और जो बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये होता है कि जो मैम के पास जाते हैं कि मैम क्या खेला जाए, तो मैम कहती है अच्छा जो लोग हैंड्स रेज़िस करेंगे, जिनकी जो लोग ज़्यादा होंगे उनको हम वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि एक ही ग्रुप हर बार उसकी मेजॉरिटी की वजह से वही ग्रुप हमेशा पावर में रहे और दूसरा जो ग्रुप है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही ग्रुपों को क्या किया गया है, उसको ध्यान रखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो मेजॉरिटी ग्रुप के अंडर क्या ना हो जाए, वो उसके अंडर में न रह जाए, या फिर लोग उसको ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी ग्रुप के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को क्या कर सकें, उसको प्रेस्टाइज्ड ना करें। अब हम देखते हैं रिव्यू द कुछ एग्जाम्पल्स। हमने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसीलिए बनाया गया, उसमें लिखा है कि आपने देखा सुरेश के पास पावर मिल गई तो उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। एक तरफ आपने देखा जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो बॉयज़ है वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और गर्ल्स जो हैं वो हॉकी खेलना चाहती हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो नहीं खेल पाती। दोनों ही ग्रुपों में देखा कहीं ऐसा ना हो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप के बीच में ऐसा ना हो कि दोनों ही जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो क्या कर सके, माइनॉरिटी ग्रुप को ज़्यादा प्रेस्टाइज करे। तो ये इंटर कम्युनिटी हमने डोमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या की फीचर्स हैं। बिगनिंग इन द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट had been active in the struggle for the independence। कि हमारा सब जब बिगनिंग हुई कि इसकी 20th सेंचुरी की, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट के लिए जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। ब्रिटिश रूल इन द सर्वलर डिकेट्स, क्योंकि हमारे इंडिया पर जो ब्रिटिश रूल था वो बहुत डिकेट्स से था। ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल नेशनलिस्ट हैड द डिवोटी इन द ग्रेट डील ऑफ द टाइम एंड इमेजिंग एंड प्लानिंग। और वो लोग प्लानिंग ये करने लगे थे कि जो हमारे लीडर्स थे कि आखिरकार अगर हम लोग ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद हमारी कंट्री, एक बहुत सोचने वाली बात थी कि हमारी कंट्री में क्या होगा, मोनार्की होगी या हमारी कंट्री डेमोक्रेसी होगी। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे, तो लीडर्स ने ये कहा कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी होगी और हम ऐसी कंट्री बनाएंगे जहाँ पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, किसी के साथ रेस एंड उनके रीजनल के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या की गई थी, वो प्लानिंग की गई थी। और वो प्लानिंग और इमेजिनेशन किसके थ्रू किया गया था, जो हमारे लीडर्स थे उनके द्वारा क्या किया गया था, प्लानिंग किया गया था। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की बात करते हैं, देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस द यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये फीचर्स था कि हर मेंबर्स के अंदर क्या था, यूनिटी थी। ईच ऑफ द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस, और जो भी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाती थी, हर टॉपिक का डीपली बहुत
लंबे समय तक उस पर डिस्कशन होता था कि इन फ्यूचर में इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इस कारण से आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 70 ईयर्स हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एज इट इज़ फॉलो हो रहा है। कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट कुछ होते हैं, लेकिन हमारा आज भी वही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया जा रहा है, कंटिन्यूसली वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो रहा है आज भी हमारे इंडिया पर चल रहा है। ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज ए सीनियर्स एंड एफर्ट्स द कॉम्प्राइजेस एंड रीच द एग्रीमेंट। और हर बात पर हर टॉपिक पर क्या होता था, वहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स होते थे वो एग्री होते थे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी मेंबर्स एग्री नहीं है तो उसको लिख दिया गया, नहीं, हर मेंबर सब एग्री होते थे तभी उस कोई भी सब्जेक्ट पर क्या किया जाता था, डिस्कशन होने के बाद ही उस सब्जेक्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता था। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था, की फीचर्स था। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर इज द नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एंड द बिलीव दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट। उनका ये मानना था कि अगर हम कहाँ पर हैं, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर कुछ भी है तो हमें क्या करना है, हम हेल्प करना है किसका, शेड्यूल कास्ट का एंड सेफ गार्ड, और उनको हमें सेफ गार्ड करना है ड्राफ्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था एंड स्टेट ऑल्दो द लॉस माइट एंड द एग्जिट द शेड्यूल कास्ट। और उन्होंने किसके लिए जो क्या बनाए थे, लॉस बनाए थे, शेड्यूल कास्ट के लिए लॉज बनाए गए थे कि ऐसे लॉज कानून बनाए थे कि जिससे कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का क्या ना कर पाए, एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए, शेड्यूल कास्ट को कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर पाए या उनके साथ कोई भी अनटचेबिलिटी ना हो, अनइक्वली ना हो, सभी लोग कैसे हो, इक्वली बिहेव उनके साथ होना चाहिए। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला की फीचर्स दिखाया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरलिस्ट सिस्टम है। फेडरलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पावर होती है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होती है, बल्कि जो कंट्री की जो पावर होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी पावर को क्या किया जाता है, अलग अलग लेवल्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट या पंचायत गवर्नमेंट में क्या किया गया है, हमारी कंट्री की जो पावर है उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारी कंट्री में एक और उससे अधिक जो गवर्नमेंट होती है वही फेडरलिस्ट सिस्टम कहलाता है। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल, और पंचायत राज जो है वो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है। इस तरह से हमारे इंडिया में क्या किया गया है, जो इंडिया की जो पावर है उसको क्या किया गया है, गवर्नमेंट है उसको क्या किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड द कॉन्स्टिट्यूएंट द रिप्रेजेंटेटिव हु आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें क्या किया जाता है, जो लेजिस्लेचर पावर है उसमें ऐसे मेंबर्स आते हैं जो डायरेक्ट जो पीपल्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा जिनको क्या किया है, चूज़ किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेगेज ऑफ द ऑल सिटीजन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारे इंडिया के जो युवा लोग हैं जिनकी 18 ईयर्स से प्लस एज है, उनको किसका अधिकार है, उनको अपना लीडर चूज करने का राइट है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड द प्रिपेयर द मैसेज द यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज that would help the encourage the democratic and the mindset and break the cultures and tradition। तो इन सारी चीज़ों को क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम पावर की बात करते हैं, जो पावर है उसको अलग अलग पार्ट में सेपरेशन किया गया है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर द 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स हमारे इंडियन जो हमारे गवर्नमेंट के हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन 3 पावर में अगर हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल पावर में क्या किया गया है, हमारी इंडियन की जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है।
द लेजिस्लेचर पावर में क्या होता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जिनको क्या करने हैं, जो रूल्स हैं उनको क्या करवाना है, फॉलो करवाना है। एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्या करना है, रनिंग करना है। द जुडिशरी का सिस्टम जो होता है, इन विच यू रीड द यूनिट द थर्ड इन दिस बुक, द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन दिस कंट्री। जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो पूरी कंट्री में सही तरीके से हर पर्सन को क्या मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। और वो ये भी चेक करता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जो लेजिस्लेचर पावर है वो अपनी सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीनों ही में जब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर जुडिशरी में जो जजमेंट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है वो एज ए एम्पायर क्या करता है, वर्क करता है। अगर किसी भी स्टेट या स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर भी एम्पायर का काम कौन करता है, जो हमारा जुडिशरी है वही करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो किसको प्रोवाइड किए गए हैं, जो वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको क्या किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन रेफर टू द कॉन्शियस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड द सर्टेन द सस्पिशन एंड द स्टेट इन द माइंड द नेशनलिस्ट आर दे आर वांटेड इंश्योर द सेट द रिटन राइट एंड द गार्ड द अगेंस्ट द मिसयूज द स्टेट पावर एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको कोई भी क्या नहीं कर सकता है, किसी भी सिटीजन से छीन नहीं सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या किए जाते हैं, वहाँ के सिटीजन्स को इंजॉय करने के लिए, इंजॉय करने से मतलब उनको अपनी जो डिग्निटी के साथ जीने के लिए वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसमें अगर हर पर्सन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप का लोग किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को क्या ना कर सके, प्रेस्टाइज्ड ना कर सके, क्लेम ना कर सके। ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिरकार हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब होता है ऑल द पर्सन आर द इक्वल फॉर लॉ, कि कानून के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है। दिस मीन्स दैट ऑल द पर्सन शैल बी इक्वली एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्रीज। इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होता है अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग, उनकी सेक्स के अकॉर्डिंग, उनकी कास्ट या रिलीजन के अकॉर्डिंग। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, हर पर्सन को राइट है कि वो हर पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, ये सारी चीज़ें। ऐसा इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट दिया गया है क्योंकि पहले इंडियंस लोगों को वो सारे राइट्स नहीं थे। अपर क्लास के लोग जो होते वो लोअर क्लास के लोगों को, हमारे इंडिया में जो अपर क्लास के लोग थे वो जो लोअर क्लास के लोग थे उनको ही क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। उनको जो अपर क्लास के जो वेल्स होते थे वहाँ से पानी लेने का राइट नहीं था, उनके मंदिर में जाने का राइट नहीं था। बहुत सारी ऐसे उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे जिससे वो अपनी लाइफ सही तरीके से जी नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्या की, ख़त्म की गई कि एनी वन मैटर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से राइट टू इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी है, चाहे आप जॉब्स में, किसी भी होटल्स में, कहीं पर आपको जाने आने की फ्रीडम है, आपके साथ कोई भी क्या होगा, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर नहीं करेगा। राइट टू फ्रीडम, हर व्यक्ति को फ्रीडम है, अधिकार है। किसका फ्रीडम है, अपनी बात कहने का राइट है। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फ्रॉम द एसोसिएशन टू राइट टू मूव फ्रीली। हम
फ्रीली हम मूव कर सकते हैं, कहीं पर रहने का हमें अधिकार है, कहीं पर जाके हम कोई भी ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, उन सभी को हमें करने का क्या है, पूरा अधिकार है, पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन पहले ऐसी फ्रीडम लोगों के पास नहीं थी। हम किसी भी कहीं से भी जाके हम एजुकेशन ले सकते हैं, ये हमें क्या है, फ्रीडम हमें प्रोवाइड की गई है। ये फ्रीडम हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम इज द प्रोवाइड ऑल द सिटीजन को रिलीजन का फ्रीडम है। एवरी पर्सन हैज़ टू राइट प्रैक्टिस एंड प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन देयर चॉइस। वह अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या दी गई हमारे किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। हर व्यक्ति को अपने किसका अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का भी अधिकार है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, हर व्यक्ति को अपने कल्चर, जो हमारे इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग थे, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स के लोग थे, उन्हें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट है। कहीं पर भी जाके वो एजुकेशन ले सकते हैं और हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हायर क्लास या सीनियर क्लास में या जो हायर एजुकेशन है वो केवल हायर कास्ट के लोग ही ले सकते, नहीं, हर व्यक्ति को क्या है, किसका एजुकेशन का राइट प्रोवाइड किया गया है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा गया है, आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द रेमिडीज़। इस फंडामेंटल राइट्स को, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स में ये जो फंडामेंटल राइट्स, इसको हमारे भीमराव अंबेडकर ने पूरे संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी जो सिटीजन्स है उसका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, अगर कोई उसकी फ्रीडम में कुछ रोक लगा रहा है, तो उसको ये राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट, कहीं पर भी जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड कर सकता है। मीन्स किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं किया जा सकता है, उससे छीना नहीं जा सकता है। दिस अलाउ द सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ बिलीव एनी देयर द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, ये मीन्स उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और की फीचर्स देखते हैं कौन कौन से। एक तो है सर्कुलस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा कैसा है, एक अगर हम कहें कि सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर हमने देखा ए सेकुलर स्टेट वन ऑफ द विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। ऐसा स्टेट जो किसी भी इंडिविजुअल रिलीजन को क्या नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलिज्म कहलाता है। यू नाउ द अंडरस्टैंड कि हम आपको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया कंट्री है, वो किसी भी एक सिंगल रिलीजन को क्या नहीं देता है, उसको प्रमोट नहीं करता है, ना ही उसको प्रेफरेंस देता है। हमारे इंडिया में हर जितने भी रिलीजन हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। हर रिलीजन को हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, हमारे जो स्टेट हैं इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको इक्वल क्या दिया जाता है, उनको इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इज द क्रूशियल रोल द लेइंग आउट द ideals that we would like all the citizen you country and the adhere to, include the representatives that we elected the rule us. Just like the game, the football, the change, the constitution rule will be affected the game. जिस तरह से आप गेम्स के रूल्स को अगर चेंज करेंगे तो गेम्स अफेक्टेड होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द अमेंडमेंट ओवर द ईयर्स। और इस तरह से क्या किया जाता है, उसमें भी अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें भी चेंज किया जाता है। किसमें, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अगर
जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने देखा ये सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या की एंड फीचर्स हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें क्या सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। थैंक यू।